डॉक्टर एस जयशंकर एक ऐसे फॉरेन मिनिस्टर जो अपनी बात को बड़ी ही बेबाकी से दुनिया के सामने रखते हैं। यही सेम चीज हुई चाइना के सामने, जब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ की मीटिंग के दौरान उन्होंने चाइना को बहुत ही खरी खोटी सुनाई। उन्होंने बात करी कि किस तरह से कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो सामने वाली कंट्री की सॉवरेनिटी को, उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को उनको एडहेयर नहीं करती, उनको रिस्पेक्ट नहीं करती। एंड इस तरह से चाइना के ऊपर उन्होंने एक बड़ा ही कड़ा विरोध किया। तो आज के सेशन के अंदर आइए जानते हैं कि डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी स्पीच के अंदर क्या कहा, एससीओ की ये मीटिंग कैसे हुई, ये सारी बातें हम जानेंगे। देखिए, एससीओ की जब हम बात करते हैं ना, तो एससीओ के अंदर आपको दो तरह की आपको एंटिटीज या फिर मीटिंग्स देखने को मिल जाएंगी। एक होती है हेड ऑफ स्टेट की, जैसे यहाँ पर हमारे जाते हैं प्रधानमंत्री जी, उसी तरह से चाइना की तरफ से उनके प्रेसिडेंट हो गया, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हो गया, उसी तरह से रशिया के प्रेसिडेंट हो गया, जो टॉप मोस्ट होते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, एक तो होता है काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट, इसी तरह से एक होता है काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं। यहाँ पर अटेंड किया गया इसको हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जी और बाकी मिनिस्टर्स भी आप यहाँ पे देख पाओगे। तो आज के समय के ऊपर आप जानते होंगे ना कि एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें टोटल 9 कंट्रीज देखने को मिल जाती हैं। थोड़ी अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो हमें देखने को मिलता है कि एससीओ जो फॉर्म हुआ था 2001 में, उसकी फॉर्मेशन तो हो गई, पर धीरे धीरे इसके अंदर और भी मेंबर हमें बढ़ते हुए देखने को मिल जाएंगे। जैसे 2017 में भारत के साथ साथ आपका जो पाकिस्तान है वो ऐड हुआ, और अभी रिसेंटली यहाँ पर ईरान भी ऐड हो चुका है। तो टोटल 9 देश हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ऐसे समय के अंदर जब हमें ये चीज देखने को मिली, तो यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर जी ने ना चाइना और पाकिस्तान दोनों को सुनाया। उन्होंने बात करी कि जो चाइना का सीपेक है, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये कहीं ना कहीं दूसरे देशों की सॉवरेनिटी को, उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप देखिए, यहाँ पर जितना भी जम्मू कश्मीर है वो किसका है? वो भारत को बिलोंग करता है, पर अभी इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास हमें देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। अब ये किसका हिस्सा है? ये भारत का हिस्सा है। तो अगर यहाँ पर कोई भी प्रोजेक्ट बनेगा तो वहां पर किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? वहां पर इन्हें भारत की परमिशन यहाँ पे लेनी पड़ेगी। और ये जो सीपेक कॉरिडोर है ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कहीं ना कहीं चाइना को कनेक्ट करता है, यहाँ पे ग्वादर पोर्ट के थ्रू यहाँ पर इनको एक्सेस मिलता है अरेबियन सी का। यहाँ पर इन्होंने इंडिया से बिल्कुल नहीं पूछा, और क्योंकि इंडिया से पूछा नहीं गया, उसकी टेरिटरी के अंदर आप कुछ बना रहे हो, तो आपको क्या किया है? आपने टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी का यहाँ पे उल्लंघन किया है एक तरह से। इसके साथ में अगर आप नोटिस कर पाओगे तो ये पूरा एरिया जैसे हम बात करते हैं, ये पूरा भारत का हिस्सा में यहाँ पे देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ डॉक्टर एस जयशंकर ने यह भी कहा कि जितने भी एससीओ के देश हैं, सबको इंटरनेशनल लॉ इसको फॉलो करना चाहिए। जो भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं, जो दुनिया भर में प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं इंटरनेशनली, उनको यहाँ पे फॉलो करना चाहिए। यहाँ पर दरअसल में वो बात कर रहे थे चाइना की। देखो, चाइना आप चाहे देख लो, आप कश्मीर की बात कर सकते हो, आप कहीं ना कहीं यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की बात कर सकते हो, एंड इवन अगर आप ग्लोबली देखोगे ना, तो आप साउथ चाइना सी की बात कर सकते हो। साउथ चाइना सी में तो चाइना हर जगह अपने अपने आइलैंड बनाए जा रहा है, एंड बोल रहा है कि ये आइलैंड भी मेरा है, ये आइलैंड भी मेरा है। और जो बाकी के पड़ोसी मुल्क है, उनको बिल्कुल ही रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, उनके जो डिसीजंस होते हैं उनकी चीजों को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। इस वजह से इंटरनेशनल लॉ को चाइना के द्वारा बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया जा रहा। साथ में ही डॉक्टर एस जयशंकर ने यह भी बात करी कि जो भी हमारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं एससीओ के अंदर, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यहाँ पर जरूरत है कि सभी मिलकर साथ में आए। हमारी जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, उनके जो इंटरेस्ट है, हमें यहाँ पे उनको बिल्कुल अच्छे से प्रोटेक्ट करना होगा। उन्होंने ये भी बात करी कि अगर आप सदियों पीछे जाओगे ना, तो भारत और एससीओ के जितने भी देश हैं, इनके साथ हिस्टोरिकल और सिविलाइजेशन कनेक्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। कई बार ऐसा होता था कि भारत से काफी सारी चीजें, वस्तुएं इधर जाती थी अलग अलग सेंट्रल एशियन की कंट्रीज के अंदर, वहां से बहुत सारी चीजें यहाँ पे आती थी। इसके अलावा उनके ट्रेडिशन हो गया, उनकी लैंग्वेज हो गया, उनकी कल्चर हो गया, ये इंडिया में आज भी प्रैक्टिस किया जाता है, एंड सिमिलरली इंडिया का जो कल्चर है वो वहां पर भी प्रैक्टिस किया जाता है। तो अगर इतने हजारों सालों से हमारे यहाँ पे इन पर्टिकुलर कंट्रीज का हिस्टोरिकल रिलेशन बने हुए हैं, तो आज के समय के ऊपर भी हमें उनको मेंटेन करना ही होगा। इसी वजह से हमें यहाँ पर आपस में इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाया जा सकता है, आपस में हम यहाँ पर मिलकर ट्रेड को और बढ़ावा दे सकते हैं। तो इसके लिए जरूरत है किस चीज की? इसके लिए जरूरत है आपको कनेक्टिविटी की। और यहाँ पर ना डॉक्टर एस जयशंकर ने कुछ एग्जांपल दिए। जैसे अगर आप नोटिस करोगे, हमें देखने को मिलता है IMEC। IMEC क्या है? देखो, ये रहा आपका भारत, इंडिया, ठीक है। यहाँ पर आपको मिडल ईस्ट देखने को मिल जाएगा, फिर आपको यहाँ पे यूरोप के अंदर यहाँ पे कनेक्टिविटी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो जो IMEC है, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसके माध्यम से यहाँ पे कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है, आपके अलग अलग तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे बनाया जा रहा है।
तो इसके माध्यम से कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी। एंड अगर सिमिलर चीज हम यहाँ पर अपने सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ करेंगे तो वहां पर भी बेहतर चीज हो पाएगी। साथ में ना डॉक्टर एस जयशंकर ने ना चाइना के बारे में भी खरी खोटी सुना दी। वो कैसे? देखो चाइना का अगर हम बात करें, जैसे आप जानते हो यहाँ पर श्रीलंका के अंदर आपका हम्बनटोटा पोर्ट है, वो चाइना ले चुका है। कैसे ले चुका है? क्योंकि उसने गड़बड़ करी। उसने श्रीलंका को लोन तो दिया, पर लोन इस तरह की शर्तों के ऊपर दिया कि कभी भी उसका कर्जा वो वापस ही नहीं कर पाया। फिर उन्हें अपनी जमीन देनी पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं क्या? डेट ट्रैप पॉलिसी। तो चाइना की जो डेट ट्रैप पॉलिसी है ना, अपने आप में बहुत ही खराब है। कल को क्या कर रहा है ना चाइना, बाकी और कंट्रीज को भी अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत इसके बिल्कुल अगेंस्ट है। भारत चाहता है कि जब भी कोई कंट्री किसी को लोन दे तो अच्छे प्रोजेक्ट्स के लिए दे, वहां पर वायबल प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। एंड इस तरह की डेट ट्रैप जैसी पॉलिसीज नहीं होनी चाहिए, जहां पर सामने वाले की जमीन को, उनके घर को आप यहाँ पे हथियाने की कोशिश कर रहे हो। जब हम बात करें ना चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की, ये भी बहुत सारी कंट्रीज को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। पर इंडिया का जो इनिशिएटिव है, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो बहुत अच्छा कहीं ना कहीं सभी कंट्रीज को वेलफेयर के रूप में काम आएगा। उसी तरह से हम यहाँ पर INSTC जो जानते हैं, इंडियन इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, वो भी एक तरह से 7200 किलोमीटर का एक प्रोजेक्ट है, जहां पर रेल के माध्यम से, शिप के माध्यम से, रोड के माध्यम से आप इंडिया, ईरान, अजरबैजान, रशिया, इस तरह कंट्रीज को यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, और इन दी एंड आप यूरोप को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर ही ना जब हमने देखो G20 के बारे में डिस्कस किया था, सितंबर के अंदर मीटिंग हुई थी, वहां पर भी ना डॉक्टर एस जयशंकर जी ने एक बात कही थी, इवन हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बात कही थी। वो बात कही थी किस चीज की? ग्लोबल साउथ की। कि जो वो कंट्रीज है ना जो थोड़ी कम डेवलप्ड है या अभी काफी कम डेवलप्ड है, ये कंट्री जो अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के अंदर हमें देखने को मिलती है, इन सबको साथ में आना पड़ेगा। और चाइना के ऊपर जो निर्भरता है या चाइना की जो रीजनल हार्मनी हेजेमनी है, ठीक है ना, डेट ट्रैप जैसी पॉलिसीज है, इनसे दूर करना पड़ेगा। अगर ये सारी चीजें हम फोकस कर पाएंगे तो डेफिनेटली आने वाले समय के अंदर हम बहुत अच्छी चीजें अचीव कर सकते हैं। और यहीं तक ही नहीं रुके डॉक्टर एस जयशंकर जी, उन्होंने कुछ नए वर्टिकल्स की भी बात करी, जैसे SCO ना अलग अलग चीजों के अंदर साथ में आ सकता है। ये सारी चीजें क्या हो सकती हैं? यहाँ पर हम फोकस कर सकते हैं आपस में मिलकर स्टार्टअप्स के ऊपर। भारत में पिछले कुछ समय के अंदर स्टार्टअप का एक कल्चर, एक स्टार्टअप का बहुत बेहतरीन हमें बूम देखने को मिला है। और इसके पीछे के कारण है क्या? इनोवेशन के ऊपर फोकस। नए नए प्रॉब्लम्स जो थे उनका हमारे पास सोल्यूशंस आ रहे हैं इनोवेशन के माध्यम से। तो यहाँ पर भी SCO के जो देश है ना, वो आपस में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखो, हम जब बात करते हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन की, आप जैसे जानते होंगे ना, आयुष हो गया, योगा हो गया, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा, सुआरिकपा, इन सभी चीजों के अंदर भी हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। जब कोविड-19 पैंडेमिक था तो ट्रेडिशनल मेडिसिन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया अलॉन्ग विद द मॉडर्न मेडिसिन। तो यहाँ पर भी इनके रिसर्च के अंदर हमारा यहाँ काम बन सकता है। उसी तरह से आने वाला टाइम किसका है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो गया, टेक्नोलॉजी शेयरिंग हो गया, ये सारी चीजें हम वहाँ पे फोकस कर सकते हैं। साथ में ही भारत और बाकी की जो अन्य कुछ मुल्क हैं, वहां पर भी आपको यूथ काफी देखने को मिल जाएगा। तो यूथ एम्पावरमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम चाहते हैं कि आने वाले समय के अंदर जो देश की और पूरे इस एरिया की इकोनॉमी है वो आगे बढ़ पाए। तो यहाँ पर फोकस किया जा सकता है। साथ में अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज के अंदर ना जो बुद्धिज्म है वो कॉमन है। जैसे इंडिया के अंदर तो आप जानते ही हो, उसी तरह जो सेंट्रल एशियन और कंट्रीज है ना, वहाँ पर बुद्धिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है पिछले कुछ दशकों के या पिछले कुछ सदियों के अंदर। तो अगर हम शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज के ऊपर फोकस करेंगे तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स हो सकती हैं जो आने वाले समय के अंदर ना सिर्फ इंडिया बल्कि सेंट्रल एशियन रीजन और जो बाकी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं उनको भी साथ में लेकर चल सकती हैं। तो डेफिनेटली डॉक्टर एस जयशंकर जी की जो स्पीच थी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट थी, एंड कहीं ना कहीं एक विजन देती है कि भारत की स्ट्रेटेजी क्या है, भारत का रोड मैप क्या है इस पर्टिकुलर एरिया और पूरा ग्लोबल वर्ल्ड को लेकर। भारत ने हमेशा ही बात करी है रूल्स बेस्ड ऑर्डर की, और एक्चुअल में चाइना को बोला भी है कि आप भी इसी रूल बेस्ड ऑर्डर को फॉलो कीजिए ताकि दुनिया में ना इंटरनेशनल लॉ की रिस्पेक्ट और भी बढ़ पाए। तो दोस्तों ये थी डॉक्टर एस जयशंकर जी की स्पीच। आई होप आपको आज का सेशन समझ आया होगा। इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप देखते रहिए ज्ञानकोश। थैंक यू सो मच।